Hello, my dear students. Welcome to BPIC online classes. How are you? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरी सर। आज क्लास 12th है। आज क्लास 12th है। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आज टॉपिक जो है, हमारा जो शीर्षक है वह छंद है। आज छंद को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो छंद है वह संस्कृत के छिद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बंधन। इसका अर्थ क्या होता है? बंधन। छंद का अर्थ होता है बंधन। किसके लिए बंधन और क्या है इसके लिए बंधन, आइए देखते हैं। जब छंद का अर्थ बंधन होता है तो ये किस चीज में बंधा होता है, तो सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जब वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक, लय आदि नियमों पर आधारित जो कविता या पंक्ति बंधी हुई होती है उसे हम छंद कहते हैं। और छंद को इंग्लिश में वर्स भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? वर्स कहते हैं या फिर मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्स या मीटर। METRE मीटर कहते हैं, वर्स या मीटर कहते हैं इंग्लिश में से। तो जहाँ पर किसी भी प्रकार का बंधन होता है, जिस रचना में, जिस कविता में, जिस छंद में, जिस पंक्ति में, जिस कविता की पंक्ति में एक विशेष प्रकार का बंधन होता है उसे हम छंद कहते हैं। और वो छंद का जो बंधन होता है वह इस प्रकार होता है कि उसमें गति, लय, ताल, तुक और मात्रा, विराम, गति का बंधन होता है उस कविता में। और जब किसी कविता में इन चीज़ों का बंधन होता है तो उसे ही हम छंद कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो छंद के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर यति, गति, लय, यति, गति, लय, तुक और मात्रा का बंधन होता है। किसका? मात्रा का बंधन होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कौन हमारे जो छंद हैं उनके कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के छंद होते हैं। तो छंदों के प्रकार देख लेते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद और तीसरा है मात्रिक वर्णिक, ये इसके लिए मैं माफी चाहूँगा कि यहाँ जो छंदों का जो प्रकार है वह 2 ही पढ़ाया जाता है। आपके जो पाठ्यक्रम में है 2 ही छंद हैं। लेकिन अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है, अधिक आपको अनुभव या ज्ञान रखना है तो आप जाके तीसरा जो प्रकार है वो आगे पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो उसका भी हम यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। बहुत ज़्यादा उसका जिक्र इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जो तीसरा जो प्रकार है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है।
तीसरा प्रकार जो होता है वह वर्णिक व्रत होता है। क्या होता है? वर्णिक व्रत होता है। वर्णिक व्रत ये बहुत ही अपर क्लासेज में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। वर्णिक छंद के विषय में पढ़ाया जाता है, वर्णिक व्रत के विषय में पढ़ाया जाता है। अभी जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें वर्णिक छंद और मात्रिक छंदों के विषय में ही पढ़ाया जाएगा। तो देख लेते हैं कि मात्रिक छंद क्या होता है और वर्णिक छंद क्या होता है। मात्रिक छंद वह छंद होता है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। मात्राओं की गणना जिस छंद में की जाती है उसे मात्रिक छंद, जो मात्राओं की गणना पर आधारित होता है वो मात्रिक छंद कहलाता है। और जो वर्णिक छंद होता है उसमें वर्णों की गणना की जाती है। वर्ण की गणना की जाती है कि कितने वर्ण इसमें हैं। जब वर्णों की गणना की जाती है तो वर्णिक छंद होता है, और जब मात्राओं की केवल गणना की जाती है तो वह मात्रिक छंद होता है। लेकिन वर्णिक छंद का एक जो क्रमबद्ध नियोजन और सुव्यवस्थित रूप होता है वह वर्णिक व्रत कहलाता है। जो वर्णिक छंद का एक क्रमबद्ध और नियोजित और व्यवस्थित जो रूप होता है वह वर्णिक व्रत कहलाता है। अभी केवल आपको दो ही प्रकार पढ़ना है, पहला मात्रिक और दूसरा वर्णिक। यही दो छंद आपको पढ़ना है, वर्णिक व्रत आपको नहीं पढ़ना है, केवल वर्णिक छंद पढ़ना है, वर्णिक व्रत नहीं पढ़ना है। तो जहाँ पर मात्राओं की गणना होती है उसे मात्रिक छंद, जिससे जहाँ पर वर्णों की गणना होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अब मात्राओं की गणना कहाँ होती है ये देख लेते हैं कि मात्राओं की गणना किसमें होती है, कौन कौन से छंद हैं जिनमें मात्राओं की गणना होती है। वे छंद हैं दोहा, सोरठा और चौपाई। उदाहरण के तौर पर दोहा, चौपाई और जो सोरठा तथा रोला जो छंद हैं वे कौन से छंद हैं? मात्रिक छंद हैं। अब हम वर्णिक छंदों की बात कर रहे हैं कि वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं। वर्णिक छंदों के अंतर्गत जो आने वाले छंद हैं उसमें जैसे घनाक्षरी, वर्णिक छंदों में जैसे घनाक्षरी जो छंद हैं वो वर्णिक छंद में आते हैं। ठीक है, तो ये वर्णिक छंदों में आते हैं। इसमें जैसे घनाक्षरी, घनाक्षरी जो सब छंद हैं वो वर्णिक छंदों के अंतर्गत आते हैं। वर्णिक छंद जैसे घनाक्षरी, ये जो है वर्णिक छंद हैं। तो इस प्रकार से ये छंद हो गए कि कितने प्रकार के छंद होते हैं। अगर हम ये वर्णिक व्रत की बात करें कि वर्णिक व्रत कौन कौन से छंद होते हैं, तो इसमें इंद्र, वज्रा और उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ये जो छंद हैं ये वर्णिक छंद, वर्णिक व्रत के अंतर्गत आते हैं। तो इसे आपको पढ़ना नहीं है। छंद के ये प्रकार हो गए। 3 प्रकार के छंद देखने को हमें ग्रामर में छंद के अंतर्गत व्याकरण में देखने को मिलते हैं। अब इसके पश्चात ये इनके छंद के प्रकार हो गए, मात्रिक, वर्णिक और वर्णिक व्रत। ये 3 प्रकार हो गए। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि जो छंद के तत्व हैं वे कौन कौन से हैं। छंद के तत्व, छंद के तत्व, छंद के तत्व कौन कौन से हैं। पाठ्यक्रम में आपके जो दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ जाएं। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो छंद के तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो तत्व हमें हमारे सामने आता है वह है चरण। चरण की बात करते हैं। पहला तत्व चरण है। कौन सा है? चरण।
चरण का मतलब होता है पैर। जैसे हम हिंदी में पैर को हम चरण कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना चरण स्पर्श, चरण मीन्स होता है पैर। तो उसी प्रकार से छंद में भी पैर होते हैं, चरण होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसके पैर कौन से हैं, इसके चरण कौन से हैं जो चलते हैं, जिसके माध्यम से यह छंद चलता है। कौन से चरण हैं, कौन से इसके पैर हैं जिसके माध्यम से यह चलता है। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इसको पद या पाद भी कहते हैं। इसे पद या पाद भी कहते हैं, पद या पाद भी कहते हैं। पाद मीन्स होता है पैर, ठीक है, पद मीन्स पैर, इसे पद या पाद कहते हैं, चरण भी कहते हैं। तो इस छंद के भी पैर होते हैं। प्रायः कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं, 4 पद होते हैं। जो पंक्तियां होती हैं, सामान्यतः जो पंक्तियां होती हैं उसे ही हम चरण कहते हैं, उसे ही हम उसके पैर कहते हैं। जैसे छप्पय कुंडलियां और छप्पय और कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कुंडलियां आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसमें कितने चरण थे? 6 चरण होते हैं। उसी प्रकार से अन्य जो दोहा या चौपाई होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं एक दोहा लिख देता हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठी पड़ जाए। तो ये क्या हो गया? चरण हो गया, ये पैर हो गया। ये किसका पैर हो गया? ये छंद का पैर हो गया। पहला जो चरण हो गया ये हो गया, दूसरा जो चरण हो गया, पद हो गया, ये हो गया मत तोड़ो चटकाए। फिर तीसरा हो जाएगा टूटे से फिर ना जुड़े, ये तीसरा हो जाएगा। और टूटे से फिर ना जुड़े, उसके बाद जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए, ये चौथा चरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चरण है, ये इसके चरण है, ये इसके पैर हैं। तो रहीमन धागा प्रेम का कौन सा चरण हो गया, कौन सा पद हो गया, कौन सा पाद है? इसका पहला। मत तोड़ो चटकाए दूसरा हो गया, टूटे से फिर ना जुड़े तीसरा हो गया, जुड़े गांठ पड़ जाए ये चौथा चरण हो गया, चौथा इसका पैर हो गया। तो दोहा सोरठा और दोहा सोरठा, इसमें क्या होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा सोरठा चौपाई, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। लेकिन जो छप्पय है या कुंडलियां हैं उसमें 6 चरण होते हैं। तो ये बात हो गई चरण की। अब कितने चरण होते हैं, कितने पैर होते हैं, कितने पाद होते हैं, ये देख लीजिए। इसमें जो चरण की संख्या है, पैरों की संख्या है, वह समचरण भी होता है, समचरण, और ये विषम चरण, समचरण और विषम चरण। और जो तीसरा है उसे कहते हैं अर्धसम, अर्धसम चरण भी कहते हैं, अर्धसम चरण, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के ये छंद के चरण होते हैं, उसमें समचरण, विषम चरण तथा अर्ध समचरण। अब देख लीजिए कौन कौन से जो छंद हैं जिनमें ये चरण पाए जाते हैं। जिन्हें समचरण कहते हैं उसमें चौपाई है, समचरणों में चौपाई है। चौपाई इसलिए क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, ये समचरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद विषम चरण, विषम चरण की बात करें तो विषम चरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि उसमें मात्राओं की जो संख्या होती है विषम चरणों में वह अलग अलग होती है, वह एक जैसी नहीं रहती है। जैसे कुंडलिया जो है वह विषम चरण है, कुंडलिया विषम चरण है। और अर्धसम की बात करें तो अर्धसम होते हैं दोहा और सोरठा। दोहा और सोरठा जो होते हैं वह अर्धसम चरण होते हैं, इसमें अर्धसम चरण होते हैं।
चौपाई में क्या होता है, समचरण होते हैं। विषम चरण कुंडलिया में होता है। अर्ध सम जो चरण होते हैं वो दोहा और सोरठा में होता है। ये विषम चरण होता है। तो अर्ध सम चरण होता है किसमें, दोहा और सोरठा में। सम चरण किस में होता है, चौपाई में। और जो विषम चरण होता है वो कुंडलियां और छप्पे में होता है। तो ये चरण की बात हो गई, ये छंद के जो तत्व हैं उनकी बात हो गई। पहला जो था वह चरण की बात हमने कर ली। उसके बाद अगले जो तत्व की हम बात करें तो छंद का जो दूसरा तत्व है वह है वर्ण। दूसरा जो तत्व है वह है वर्ण। वर्ण सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जो होता है वह मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जो वर्ण होता है वह कौन सा होता है, लघु, और दूसरा जो वर्ण होता है वह दीर्घ होता है। वर्ण लघु जिसे ह्रस्व कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व जिसे हम लघु कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गुरु कहते हैं। और जिसका जो चिन्ह होता है, ह्रस्व का जो चिन्ह होता है या होता है और गुरु का जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, यश के आकार का होता है। गुरु का जो चिन्ह होता है यश के आकार का होता है और जो लघु का चिन्ह होता है वह पूर्ण विराम की तरह होता है। ये इसके चिन्ह हैं। ठीक है, तो ह्रस्व और लघु, ह्रस्व और लघु दोनों एक ही चीजें हैं। दीर्घ और गुरु एक ही चीजें हैं। दीर्घ माने बड़ा, गुरु माने बड़ा या भारी होता है, ह्रस्व माने छोटा, लघु माने छोटा। तो दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इसमें आप लोग सुन लीजिए, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये दीर्घ स्वर होते हैं, गुरु स्वर होते हैं। अब इसमें ये देख लीजिए कि लघु के अंतर्गत लघु जो होते हैं आ, ई, उ होते हैं, लेकिन जो दीर्घ होते हैं वो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ जो होते हैं वे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। वे कौन से स्वर के अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, लघु नहीं होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ए आय और ऐ जो दोनों होते हैं ये दोनों दीर्घ स्वर में आते हैं। किसमें आते हैं, दीर्घ स्वर। ये बात ध्यान रखिएगा कि ए, इसमें छोटा ए और बड़ा ए, दोनों जो ए हैं वो दीर्घ स्वर में ही आते हैं। गुरु स्वर में ही इसकी गणना की जाती है। इस छोटे ए को लघु वर्ण में या लघु स्वर में, लघु वर्ण में इसकी गिनती नहीं की जाती है। छोटे ए की जो गणना है वह दीर्घ स्वर में ही, गुरु वर्ण में ही की जाती है। ए, ऐ और ओ, औ। ओ और औ जो वर्ण हैं वे भी क्या हैं, दीर्घ वर्ण। क्या है, दीर्घ वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए कि जो संयुक्त वर्ण होते हैं, वे क्या होते हैं, जुड़े हुए जो वर्ण होते हैं वे लघु में आते हैं। चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण हैं जैसे हंसना और फंसना, ये चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं वो भी लघु में ही आते हैं। और हलंत वाले जो शब्द हैं वो भी
किस में आते हैं? लघु वर्ण में आते हैं। लेकिन दीर्घ वर्ग में कौन कौन से आते हैं ये देख लीजिए। दीर्घ वर्ण में जैसे विसर्ग शब्द, जैसे दुख लिखते हैं, वो दीर्घ में आता है। दुख, जैसे दुह लिखते हैं, दुख में दुह लिखते हैं, वह विसर्ग वर्ण जो होते हैं वे दीर्घ में आते हैं। और जिसमें अंक की बिंदी होती है, जैसे दंग या आनंद, ये जो वर्ण है जिसमें अंक की बिंदी होती है, अर्थात जो अनुस्वार होते हैं वे दीर्घ वर्ण के रूप में गिने जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से लघु वर्ण हैं और कौन से दीर्घ वर्ण हैं। तो ये आप लोग मात्राओं के लिए हमारे हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं, उसके मुख से निकलने वाली ध्वनि को जो सूचित करने वाले जो चिन्ह हैं, जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। लघु और गुरु इनके चिन्ह इस प्रकार से होते हैं। और इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आपको बता दिया गया है। इस वर्ण के पश्चात अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। अगले जो हमारा जो तत्व है उस पर चर्चा करेंगे, वह है मात्रा। मात्रा पर जो तीसरा तत्व है वह मात्रा है। मात्रा पर हम चर्चा करेंगे। मात्रा के अंतर्गत वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, किसी भी वर्ण को पढ़ते वक्त वह उसके उच्चारण में जो भी समय हमारा लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। और लघु वर्ण की एक मात्रा, लघु जो है वह एक वर्ण की मात्रा मानी जाती है और गुरु वर्ण के उच्चारण में उसका दुगना समय लगता है, अतः उसे उसकी दो मात्राएं मानी जाती हैं। तो मात्राएं जिसमें कम समय लगता है उसे लघु, उसमें लघु मात्रा होती है, उसमें लघु समय लगता है, कम समय लगता है। और जो देर तक बोला जाता है उसमें दीर्घ मात्रा रहती है, बड़ी मात्रा रहती है। तो मात्रा वर्ण के उच्चारण में जो भी समय लगता है तो उसे हम मात्रा कहते हैं। उसके बाद यति की बात करते हैं। यति का मतलब होता है विराम। जब हम किसी स्थान पर विराम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कहा रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, इतना बोला, उसके बाद कॉमा लगा दिया। यहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुक गए। जहाँ पर हम रुक गए उसे ही हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जिस स्थान पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उसे हम यति कहते हैं, उसे हम विराम कहते हैं। और पढ़ते समय जैसे हमने पढ़ा, यहाँ पर पांचवा जो तत्व है वह गति है। गति, अब यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा रहीमन धागा प्रेम का, ये जो गति है हमारी, जो ये स्पीड है, इसी को ही हम गति कहते हैं। रहीमन धागा प्रेम का ये जो गति है, पढ़ने में लगे हुए समय को ही हम, जो एक प्रवाह होता है, पढ़ते समय एक प्रवाह होता है, उसे ही हम गति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम गति कहते हैं। और जो रुकने का, थोड़ी देर रुकने का, जैसे रहीमन धागा प्रेम का, उसके बाद का के बाद थोड़ी देर रुकते हैं, इसे ही हम यति कहते हैं, इसे ही हम विराम कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम विराम कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, यति क्या है, गति क्या है और पाद क्या है। पाद मैंने बताया कि जैसे रहीमन धागा प्रेम का, यहाँ पर मत तोर्यो चटकाए, तो यहाँ पर जो हुआ ये पहला पाद हो गया, पहला पाद, और ये दूसरा पाद हो गया। पाद माने पैर। ये छंद के चरण होते हैं, छंद के पैर होते हैं। पहला जो चरण हुआ, पैर हुआ रहीमन धागा प्रेम का, और दूसरा जो चरण हुआ मत तोर्यो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, तीसरा चरण हो गया, तीसरा पैर हो गया, जुड़े गांठ पड़ जाए, ये चौथा चरण हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रकार जितने भी तत्व थे, छंद के जो तत्व, छंद के जो प्रकार, छंद की जो परिभाषा थी, उसको हमने आपको विस्तृत रूप से बताया। तो इसका अगर आप रिवीजन करेंगे, इसे आप इस वीडियो को पुनः देखेंगे, तो आपको ये छंद
का जो संपूर्ण यहाँ पर परिभाषा और उदाहरण के पहले वाला जो पूरा भाग है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए इन पारिभाषिक जो शब्द हैं इनको आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम इस छंद के जो आपके पाठ्यक्रम में छंद हैं उनकी परिभाषाएं तथा उनके उदाहरण लेकर हम उपस्थित होंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे विदा लेते हैं और आप लोगों को पुनः इस बात को याद दिलाते हैं कि आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी, अपने आसपास आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक रखें कि वे जब बहुत आवश्यक ना हो घर के बाहर ना जाएं, मास्क लगा के रखें और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की जो दूरी है उसके मेंटेन करके रखें, जिससे इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी से हम अपने आप को बचा सकें। आसपास ये आप लोग ये शिक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ये इन सारी चीज़ों को, इन बीमारियों के विषय में ज्ञान है, तो उन जो आपके आसपास रहते हैं जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं उन्हें भी जागरूक करिए और एक नई राह उन्हें एक नई दिशा देने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।